हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कई दिन बाद आई हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। अब थोड़ा आराम हुआ तो सोची आज मैं कुछ थोड़ा सा आप सबके लिए वीडियो तैयार करती हूँ। जब मैं इस हाल में सब कुछ कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। सभी के पास उतना ही टाइम होता है, बस उसका सही प्रकार से यूज करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो बाद में नहीं हो पाती जब डेट आ जाता है। ठीक है, अभी से करना पड़ेगा। ओके, चलिए आज हम सब पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हूँ आप सबके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चीफ की दावत। चीफ की दावत किसका है? भीष्म शाहनी की कहानी है। चीफ की दावत भीष्म शाहनी का। या किस कहानी संग्रह में है? पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। चीफ की दावत पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। पहला पाठ का समय है 1957। इसमें कुल 15 कहानियां संकलित हैं। पहला पाठ कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? 15 कहानियां संकलित हैं। ठीक है, इसके पात्र है मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी और माँ चीफ, जो कि सामनाथ के बॉस थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चीफ की दावत कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन, जब हम पूरा कहानी इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से गलत नहीं होता। और इस कहानी से हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। अब की बार भी इसमें से क्वेश्चन बना था, अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहानी को पूरा पढ़िए, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ से आएगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चीफ की दावत भीष्म शाहनी। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। मिस्टर सामनाथ अपने घर पर चीफ को दावत पर बुलाए थे। सामनाथ और उनकी पत्नी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, क्या पहनी थी? गाउन, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। सभी लोग बहुत ही व्यस्त थे क्योंकि उनके चीफ आने वाले थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां कितने बजते बजते? 5 बजते बजते। सभी का समय बहुत ही ध्यान रखने की बात है, क्योंकि समय पूछा जाता है। कितने बजे कुर्सियां लगने लगी? 5 बजते बजते। कुर्सियां, मेज, तिपाइया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? माँ की अड़चन आ गई बीच में, देख रहे हैं। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? और थोड़ा आवाज धीमी है, तबीयत नहीं ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे। किसके घर भेजने के लिए बात हो रही थी? सहेली के घर। उनकी सहेली थी बूढ़ी माँ की। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ को कहो कि जल्दी से खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। मेहमान कितने बजे आने को बोल रहे हैं? 8 बजे।
सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। कह रही है कि जब वो खर्राटे लेने लगेंगी तब क्या होगा, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठे रहे। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। किसके पास जा रही थी? भाई के पास, श्यामनाथ के भाई के पास। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुला था। बरामदे की ओर देखते ही हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर से लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबेते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। यहाँ पर एक जगह 8 बजे दिया गया था, इस बार 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना। कह रहे जब तक हम बैठक में बैठे रहेंगे तुम उतनी देर बरामदे में रहना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। जब हम लोग बरामदे में आ जाए तो तुम गुसल खाने की रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे पास बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देशी अफसर, उनकी स्त्रियां, कोई भी गुसल खाने की तरफ आ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुल्लाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक थी उठी और धीरे से कुर्सी पर आ बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ? अब कपड़े की बात आई कि कौन से कपड़े माँ को पहनाना है। जो है वही पहन लूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे, घर का सब संचालन उनके हाथ में
था। खूंटियों कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। ये वाला क्वेश्चन बना था। बूढ़ी माँ कौन सा कपड़ा पहनी थी? सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद छोटा सा, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे खड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप आए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। और क्या पहनी थी? चूड़िया। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनिक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना, नहीं कि वो जेवर नहीं है बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका है, जो तो कुछ बन कर ही आया हूँ, बिना निरा लड़ूरा तो नहीं लौट आया हूँ। जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह में यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर से आ निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। माँ घबरा रही थी कि अगर चीफ साहब ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी हैं। सामनाथ के चीफ कहाँ के रहने वाले थे? अमरीकी थे। वे ये भी पूछा जा सकता अमरीकी। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगा। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रव में बह रहा था जिस रव में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी। अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने। चीफ की स्त्री काला गाउन पहनी थी। गले में सफेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की
देशी स्त्रियों की आराधना केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली थी। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरने लगा, पता ही ना चला। कितने बज गए? 10:30। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर से में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर पर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता था तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते थे और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर से दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। माँ सो चुकी थी। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्होंने कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास में खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसती कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने से सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। शामनाथ इस पर खिन्न हो उठे क्योंकि माँ उस समय माला हाथ में ली थी। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देशी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। फिर माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, माँ, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। किसने कहा था ये? शामनाथ ने। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ
खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने सुझाव पर तालियां पीटी और माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। कौन सा गीत गाई थी माँ? विवाह गीत। हरिया नी माए हरिया नी भैड़े, हरिया ते भागी भरिया है। कौन सा गीत है? विवाह गीत। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियों गा के माँ चुप हो गई। कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम उठे, बोले, ओ बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं। लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई साहब और आपको नई बना दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे वर्षों का बात तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिराए होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो।
सामनाथ आए, बोले माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, माँ घबरा गई। हड़बड़ाहट में हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ सोची, कहीं मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते हुए शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन से भर लिया। ओ अम्मी, तुमने जो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। कौन कहता है? माँ। बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। कहाँ भेजने के लिए कही थी? हरिद्वार पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर नाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर में पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। सामनाथ को बदनामी का डर था, इसीलिए वो रखा था माँ को अपने पास। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लेना। लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा फिर कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही होगी, हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर शामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।